हेलो ऑल। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ जो शायद हमने 11-12 अगर आप लोगों ने कॉमर्स किया होगा किसी ने तो बहुत अच्छे से आपको पता होगा। एक सब्जेक्ट था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स जिसके अंदर एक चैप्टर था जिसमें ये बहुत अच्छी तरीके से हमें सिखाया गया था कि जब आप आगे बढ़ोगे अपने लाइफ में, जब आप आगे के फ्यूचर में जाओगे, आप किसी जॉब के लिए या किसी बिजनेस के लिए या किसी भी फील्ड में, तो आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेस है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करना है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम लोग के पास बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल होते हैं, बट हम लोग हमेशा ये ढूंढते रहते हैं कि इसका यूज़ कैसे करें, किसी भी चीज़ का ऑप्टिमम लेवल पे यूटिलाइजेशन कैसे करें। हम कोई चीज़ खरीद तो लेते हैं, हम कोई चीज़ ले तो लेते हैं, बट उसको हम यूटिलाइज नहीं कर पाते उस लेवल पे। तो मैं आज एक स्टोरी के साथ फिर से एक रिलेट करने की कोशिश करूंगा इस चीज़ को, और होप सो आप लोगों को अच्छा लगेगा और समझ में आएगा। बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए मैंने जो स्टोरी आज है वो मैंने रामायण से उठाई हुई है। रामायण आप सब लोगों ने देखा ही होगा। अभी तो लॉकडाउन में पूरा एपिसोड टेलीकास्ट किया गया था फिर से, तो जिन्होंने नहीं देखा होगा उन्होंने शायद फिर से देख लिया होगा। तो रामायण को आप जितनी बार पढ़ोगे, मैं हर बार बोलता हूँ कि आप कोई भी ग्रंथ हो गए, हमारे कोई पुराण हो गए, कोई वेद हो गए, आप उनको जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आपको बहुत सारी चीज़ों पे क्लियरिटी आएगी। आप अपने रियल लाइफ से उसको अगर जोड़ने की कोशिश करोगे तो आपको कहीं ना कहीं आपके रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन भी मिल जाएंगे उसमें। तो अब हम आते हैं रामायण के ऊपर। मैं ब्रीफ करता हूँ कि ये जो स्टोरी मैंने उठाई है वो कहाँ से उठाई है। अगर आप रामायण पढ़ेंगे ढंग से तो इसमें टोटल 7 कांड हैं, जिसमें से मैंने जो स्टोरी उठाई है वो आखिरी के 6वें कांड से उठाई है। मैं एक बार आपको 6 कांड जो है वो बता देता हूँ। पहला कांड है बाल कांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है सुंदर कांड, पांचवा है किष्किंधा कांड और छठवा है लंका कांड। तो लंका कांड का ये स्टोरी है लंका कांड की। मैं उससे रिलेट कर रहा हूँ कि आप अपने अवेलेबल रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हो। ये आप हर जगह पे अप्लाई कर सकते हो अपने लाइफ में। तो अगर आप लोग सब लोगों को पता होगा कि जब भगवान श्री राम पहुँच गए समुद्र के किनारे, और ये हुआ कि भाई लंका उस तरफ है समुद्र के और वहाँ पे जाना है और पता लगाना है कि सीता माता वहाँ पे है या नहीं, उसके बाद हम पूरी सेना लेके उस तरफ जाएंगे। तो इस काम के लिए किसे भेजा जाए, क्योंकि जो डिस्टेंस था आज के डेट में, जो साइंटिफिक डिस्टेंस है रामेश्वरम से लेके श्रीलंका, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो लगभग 55 to 60 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट का डिस्टेंस है। बट उस वक्त 55 to 60 किलोमीटर क्रॉस करने के लिए आपको पुल बनाना पड़ता, तो जो भी फैसला आगे लेना पड़े, बट उससे पहले ये तो पता चले कि हम जिसकी खोज में आए वो उस तरफ है या नहीं, तो भाई किसे भेजा जाए। तो उसके लिए बहुत सारे डिस्कशन हुए। फिर ये हुआ कि हनुमान जी को भेजा जाएगा, और हनुमान जी के पास वो शक्ति थी, उनको याद दिलाया गया, और वो 55-60 किलोमीटर का जो भी डिस्टेंस था उसको हवा में उड़ते हुए क्रॉस करके उस तरफ जाते हैं और में घुस के पता लगाते हैं कि माता सीता वहाँ पे है या नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले आपको ये पूरी स्टोरी एक बार बता देता हूँ और फिर मैं स्टोरी को एक एक पार्ट को रिलेट करूँगा कि आप जो रिसोर्सेज है आपके पास उसको कैसे ऑप्टिमम लेवल पे यूटिलाइज करें। तो अगर आपको याद हो, हनुमान जी चले जाते हैं लंका के अंदर, तो वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं, वहाँ से सीता माता को देखते हैं। फिर उनको ये बताने के लिए कि मैं श्री राम का ही दूत हूँ, अंगूठी देते हैं श्री राम भगवान की दी हुई। ये सब हो जाता है, माता सीता समझ जाती हैं, वो अपना जूड़ा देती हैं कि आप ये ले जाके प्रभु को देना, उनको भरोसा हो जाएगा कि मैं हूँ, आप मुझसे मिले हो। ये सब होने के बाद उनको भूख लग जाती है। अब वो जाते अशोक वाटिका में और वहाँ पे फल फ्रूट खाने लग जाते हैं और अशोक वाटिका को उजाड़ना शुरू कर देते हैं। एक्चुअली उजाड़ने का मकसद ये होता है कि देखिए, जब कोई भी इंसान आज के डेट में किसी भी अपने कॉम्पिटिटर के पास जाता है, या अगर उसको किसी से कंपटीशन करना है या किसी के साथ लड़ना है किसी भी लेवल पे, तो पहले वो देखता है कि सामने वाला का लेवल क्या है, वो किस लेवल का आदमी है। उसी तरीके से हनुमान जी बोले, मैं जब यहाँ तक आ गया हूँ तो एक बार देख लूँ कि लंका में है क्या क्या, रावण के पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, क्या क्या है, जिससे हम इनका कंपटीशन करने में आसानी हो जाएगी। तो एक्चुअली उसका पता लगा रहे थे। तो उसका पता लगाने का उनके पास आसान तरीका था कि कुछ उथल फुथल मचाओ,
रावण किसी ना किसी को भेजेगा और उसके थ्रू मुझे पता चल जाएगा कि क्या क्या है यहाँ पे अवेलेबल। तो उन्होंने उथल पुथल मचाना शुरू कर दिया। अब बहुत सारे राक्षस आए, बहुत सारे सेनागण आए, लेकिन कोई जीत नहीं पाया। हनुमान जी ने सबको हरा दिया। तो जो उसका नाम था अक्षय कुमार, उनको भेजा कि जाओ आप उस वानर को पकड़ के लेके आओ। जैसे अक्षय कुमार आए, लड़ाई हुई और हनुमान जी ने अक्षय कुमार का वध कर दिया। सेना अक्षय कुमार को लेके वापस जाती है। जैसे ये बात रावण को पता चलती है तो उनका जो बड़ा बेटा था इंद्रजीत, वो बोलता है कि नहीं, अब मैं तो जाऊंगा और इस वानर को लेके आऊँगा। तो इंद्रजीत आता है और इंद्रजीत जो है ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। कुछ देर लड़ता है, नहीं जीत पाता तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। जैसे ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है तो हनुमान जी देखते हैं कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, तो वो चुपचाप खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो उसका उपहास नहीं करना चाहते थे। और जैसे वो खड़े हो जाते हैं तो नाग फांस डाल के इंद्रजीत उनको बांध लेता है। अब हनुमान जी को ले जाया जाता है रावण के सामने। मैं मेन मुद्दे पे आ रहा हूँ तुरंत। जैसे ही उनके सामने लेके जाते हैं हनुमान जी को, रावण के सामने बहुत सारी बातचीत होती है इन दोनों के बीच में, और फिर फैसला लिया जाता है कि भाई इस वानर को मार दो। रावण बहुत गुस्से में आ जाता है, बोलता है वानर को मार दो। तो जो विभीषण होते हैं वो बीच में इंटरप्ट करते कि नहीं भाई, ये तो दूत है, इसको मारा नहीं जा सकता, ये तो ये तो जो रूल्स है उसके अगेंस्ट होगा, तो उसको मारो मत। तो कोई एक उसमें से ही राक्षस होता है, वो बोलता है वानरों को अपनी पूंछ से बहुत प्यार होता है, इनकी पूंछ में आग लगा दो, ये खुद पे खुद एकदम से डाउन हो जाएंगे। रावण बोलता है ठीक है, इसकी पूंछ में आग लगा दो। अब आता है मेन मुद्दे की बात। जैसे ही उनकी पूंछ में आग लगाने का फैसला होता है, कपड़ा लाना शुरू किया जाता है, तेल लाना शुरू किया जाता है और हनुमान जी की पूंछ पे कपड़ा बांधना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे कपड़ा बांध रहे हैं वो पूंछ बड़ी होती जा रही है। कपड़ा बांधते जा रहे हैं बट कपड़े ख़त्म हो जा गए, तेल ख़त्म हो गया, बट पूंछ रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तो ये हुआ कि भाई अब आग लगा दो, जितना है उतने में आग लगा दो, अब पूरी पूंछ का ये मत करो। और जैसे उनकी पूंछ में आग लगाई गई, वो यहाँ से वहाँ कूदना शुरू कर दी। उन्होंने पूरी लंका में जाके आग लगा दी, विभीषण जी का घर छोड़ के। फिर समुद्र में कूदे और उस पार निकल गए। ये जो स्टोरी है इसको मैं इस तरह से नरेट करूंगा कि अगर आप देखेंगे हनुमान जी की तरफ, तो इन्होंने अपने बॉस जो श्री रामचंद्र जी थे, उनके दिए गए काम को कितनी अच्छी तरीके से, जो रिसोर्सेस अवेलेबल थे उस जगह पे, उसका यूज करके कर दिया। अगर आप देखेंगे तो इस पूरे इसमें लंका जली है, लेकिन उस लंका को जलने के लिए जो कपड़ा था वो भी लंका से ही आया था। उस कपड़े के ऊपर जो तेल डाला गया था वो भी लंका का ही था। आग लगने के बाद जब जला है वो पूरी लंका ही जली है, नुकसान रावण का ही हुआ है। मतलब ये सिर्फ गए वहाँ पे जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज थे उससे जो उनका कॉम्पिटिटर था, जो उनका दुश्मन था, उसको ये बता के आ गए कि भाई देख, मैं बिना हथियार के, बिना किसी चीज़ के आया हूँ, तो तेरी ये हालत करके गया हूँ। अब सोच, जब हमारी पूरी सेना आएगी इस तरफ और जब ये होगा तो तेरा लड़ाई होगी तो तेरा क्या हालत होगा, क्या हाल करूँगा मैं तुम्हारा, भगवान श्री राम तुम्हारा क्या हाल करेंगे। तो इससे बेटर है कि ये आखिरी मौका है, सरेंडर कर दो। मैं आप लोगों से भी यही कहूँगा, बहुत बार हम लोगों के पास बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल होते हैं, बट हम क्या करते हैं, उसका यूज़ नहीं करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम ये एक्सपेक्टेशन में बैठे हैं कि कैसे इससे और ज़्यादा है तो मैं शुरू करूं, कैसे ये भी आ जाए तो मैं शुरू करूं। अगर हमें कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम एक ऑटोमेटेड लाइन डालें, पूरी की पूरी ऑटोमेटेड मशीनरी हो हमारे पास, तो अब हम इस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन स्टार्ट करें। नहीं भाई, आप स्मॉल लेवल पे स्टार्ट करो ना प्रोडक्शन। आप स्टार्ट करो उस पर्टिकुलर चीज़ का प्रोडक्शन स्मॉल लेवल पे, छोटे छोटे पैकेट्स बना के लोकल लेवल पे बेचना शुरू करो। जब वहाँ से आपका बिजनेस बढ़ेगा तो आप धीरे धीरे उस चीज़ को बढ़ाने की कोशिश करो, जो वहाँ से प्रॉफिट आएगा उसको फिर से अपने बिजनेस में लगाने की कोशिश करो, और वहाँ से आप अपने बिजनेस का ग्रोथ पकड़ोगे। और जब वो बिजनेस ग्रोथ होगी
तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जाके आपको बिजनेस बड़ा करने में फ़ायदा करेगी। मैं एक चीज़ से रिलेट कर देता हूँ। बहुत बार लोग होते हैं जो एक मशीन खरीद लेते हैं, ऑटोमेटिक मशीन होती है, बहुत बड़ी होती है, 2 करोड़ की मशीन खरीद ली। अब वो मशीन जब आपको सामने वाला बेचता है तो वो बोलेगा कि 24 घंटे चलेगी तो इसकी कैपेसिटी 400 यूनिट प्रोडक्शन की होगी। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं कि अगर ये मशीन 24 घंटे चलेगी तो 400 यूनिट प्रोडक्शन होगी। अब आप वो मशीन को ले आए, अब आपके पास उतना ऑर्डर नहीं है, आप उसको 8 घंटे 6 घंटे चला रहे हो, 400 यूनिट की जगह 200 यूनिट 100 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है। डेफिनेटली वो यूटिलाइजेशन नहीं है उस मशीनरी का ऑप्टिमम लेवल पे, वो आपको लॉस ही देगा। तो जब तक अगर कोई 2 करोड़ 4 करोड़ जो भी मशीन आपको खरीदनी है, या आपकी सर्विस इंडस्ट्री है, तो आपको ऐसे ही नहीं कि पहले आलीशान ऑफिस खरीद लेना है। आप घर से शुरू करो, फिर छोटे से ऑफिस में शिफ्ट हो जाओ, और जिस दिन आपको लगे कि नहीं अब मैं उस लेवल पे पहुंच गया हूं कि मुझे बहुत आलीशान ऑफिस की ज़रूरत है, मैं उतने लोगों को अफोर्ड कर सकता हूं, फिर उस ऑफिस के लिए जाओ आप। तो ये डिफरेंस है हमारी थिंकिंग में, और हमारे हर एक थिंकिंग का आंसर हमारे हर एक वेद पुराण में लिखा हुआ है। हम सबके एक ड्रीम होते हैं, थिंकिंग होती है, लेकिन वो ड्रीम और थिंकिंग तब गोल में कन्वर्ट होगी जब उसमें आप एक डेडलाइन ऐड कर दोगे। और जब वो गोल बन जाएगा, आपका टारगेट बन जाएगा वो डेडलाइन एंड डेट ऐड करने के बाद, तो उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड करो और उस पर एक्शन करना शुरू कर दो। और जिस दिन आप इसको स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड करोगे वो आपके प्लान बन जाएंगे। जिस दिन आपका प्लान रेडी हो जाएगा और आप उस स्मॉल स्मॉल पार्ट पे आपको सक्सेस मिलने शुरू हो जाएगी, वो दिन आएगा जब आपके ड्रीम्स ट्रू हो जाएंगे। आप जैसे जैसे एक स्मॉल स्मॉल पार्ट पे सक्सेस मिलती जाएगी, आपको मज़ा आना शुरू होगा, आप और वर्कआउट करना शुरू करोगे। किसी भी चीज़ पे, बिजनेस हो, आपके ड्रीम में बिजनेस हो, पैसा हो, गाड़ी हो, कोई भी चीज़ लेनी हो, ये आपको सक्सेस 100% देगा। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में किसी एक नई स्टोरी, नई सोच और किसी नई एक बिजनेस टाइटल को एड्रेस करते हुए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए।